नमस्कार, साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो ये हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ एक देखिए शाखाएं रहती है जो कि हमने अभी तक कवर नहीं की थी। मनोविज्ञान की कुछ एक प्रमुख शाखाएं जो एनसीईआरटी में दी गई 11th क्लास में। नंबर 1 है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी, मदर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका संबंध है 19वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में पूछे जाने वाले कुछ मुख्य सवाल जैसे मन क्या है, इंसान कैसे सीखता है, या चेतना जो कॉन्शियस है, ठीक है, वो क्या है, इन्हीं सवालों को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अलग होकर, ठीक है, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है। तो दर्शन शास्त्र में क्यों क्या कैसे होता है, तो ये क्यों क्या कैसे को सुलझाने के लिए दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान बना है। ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, दूसरा एक ब्रांच है, ये है जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, बायोलॉजी और मेडिसिन है। वैसे हमने बायोलॉजी पहले भी देखा था कि मेडिसिन, तो इंसान का मन उसके शरीर और मस्तिष्क से गहराई से जुड़ा है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी किस तरह से हम इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे जो जीन, जेनेटिक्स और विकासवादी प्रक्रियाएं हैं, जो इवोल्यूशन है, वो हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, और चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन में हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर जो है साइकोलॉजी के साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद और सिजोफ्रेनिया जैसी, ठीक है, बीमारी जो होती है तो इसका इलाज किया जा सके। अस्पतालों में जो, ठीक है, अस्पतालों में जो मरीजों की काउंसलिंग और उनकी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में इसका बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर विज्ञान। ओके, तो आधुनिक दौर में कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे से बहुत करीब आ गए। कैसे, यहाँ हम देखते क्या इनका वापसी में जो संबंध है, किस तरह से कनेक्टेड देखते। कंप्यूटर वैज्ञानिक इंसानी दिमाग की तरह सोचने और निर्णय लेने वाली मशीनें बनाना चाहते हैं। जो, ठीक है, कंप्यूटर जो साइंटिस्ट है, इंसानों की तरह वो एआई जैसे, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एआई का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए वे मनोवैज्ञानिकों से समझते हैं कि इंसान का दिमाग किसी जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे स्टोर करता है। बदले में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो दिमाग को समझने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का उपयोग करते हैं। जब कंप्यूटर बनेंगे तभी उनके कंप्यूटर मॉडल को का यूज़ दिमाग को समझने के लिए किया जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ये। ठीक है, तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, ये ब्रांच क्या है, ठीक है, ये दोनों सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इंसान को उसके सामाजिक परिवेश में समझने में मदद करते हैं कि इंसान अपने सामाजिक परिवेश में कैसे होता है, उसको समझने में ये दोनों जो साइको, ठीक है, शास्त्र रहते हैं, ये मदद करते हैं। समाजशास्त्र जो सोशलॉजी है, समाजशास्त्र पूरे समाज और समूहों का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान उस समाज में रहने वाले इंसान के व्यवहार को देखता है। एक पूरा ग्रुप नहीं, लेकिन उनके व्यवहार को देखा जाता है मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी होती है, ठीक है, तो इसमें इन दोनों के मिलने से सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी बनता है। इससे समाज शास्त्र और, ठीक है, एक जो इंसान का व्यवहार है समाज में देखा जाता है, इन दोनों से क्या बनता है, सोशल साइकोलॉजी। अब आया मानव शास्त्र जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी होता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और मानव इतिहास का अध्ययन करता है। कहाँ से शुरुआत हुई है मानव की, ठीक है, तो होमोसेपियंस तक पहुँचने में इससे पहले हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, उनका जो दिमाग है, उनका बिहेवियर किस तरह से चेंज आया, ये सारा एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, यह जो एक्चुअली मनोवैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग संस्कृतियाँ जो कल्चर में है, इंसानी व्यवहार और विचार कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का इंसान कुछ अलग सोचता है। मान लो इंडिया में तो पाकिस्तान की अलग है, सबके अपना कल्चर और अपनी जो, यू नो, कल्चर के साथ साथ अपने अपने धार्मिक विचार भी रहते हैं। उस अनुसार इंसान का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और कानून। ठीक है, ये एक शाखा है, किस तरह से जुड़ा है ये अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इस बात का अध्ययन करता है कि लोग आर्थिक निर्णय जैसे जैसे सामान खरीदना या निवेश करना कैसे लेते हैं।
ठीक है। इसमें जो हमारा कंज्यूमर रहता है, उपभोक्ता रहता है, कि व्यवहार और उसकी पसंद नापसंद को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मनोविज्ञान का एक बड़े पैमाने पर उपयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, तभी जिसे व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र, बिहेवियर इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो चीज़ें पसंद आती है इंसान को, उसी को वो खरीदेगा, तो उसी को बनाएंगे। यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है, यहाँ पे ये मनोविज्ञान यूज़ होता है। ठीक है, अगला हमारा राजनीति विज्ञान है। ठीक है, ये चुनाव के समय जनता किसे वोट देगी, ठीक है, नेताओं का कैसा व्यवहार होता है, और लोग किसी विशेष विचारधारा को क्यों चुनते हैं, इन राजनीतिक व्यवहारों को समझने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा ये जो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान है, ठीक, इसमें मनोविज्ञान का उपयोग कैसे किया जा रहा है। जैसे हम ऑनलाइन सोशल कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, मान लो किसी को बहुत ही अच्छा दिखाना आया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल कैंपेन चलाए जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें उसकी दिखाई जाएंगी। या किसी को डिग्रेड करना है, किसी नेता को डिग्रेड करने के लिए भी ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे कैंपेन चलाए जाएंगे, बहुत सी वीडियो वगैरह। ठीक है, वो एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पॉलिटिक्स होती है। तो इसका बड़ा यूज़ हो रहा है आज की डेट में। तो अगला हमारा लॉ है, कानून है। अदालत में किसी गवाह की याददाश्त पर कितना भरोसा किया जा सके, ठीक है, या अपराधी ने अपराध किस मानसिक स्थिति में किया, या जो ज्यूरी है वो निर्णय कैसे लेती है, इन सभी में फॉरेंसिक जो मनोविज्ञान रहता है उसकी मदद ली जाती है। ठीक है, जैसे कई बार कोई अपराध क्यों करते हैं, कोई क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है इसके लिए, कोई क्राइम क्यों कर रहा, उसके पीछे उसकी क्या मनोदशा थी, ये सब कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजी में देखा जाता है। ठीक है, तो ये लॉ से इस तरह से जुड़ा है हमारा साइकोलॉजी। तो हमारा 6 है वास्तुकला और इंजीनियरिंग। इससे कैसे जुड़ा है हमारा साइकोलॉजी, यह सुनने में, ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है कि लग सकता है, लेकिन जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी मनोविज्ञान की मदद लेते हैं। कैसे, इसका संबंध कैसे है, किसी मकान, ऑफिस या मॉल का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को मानसिक शांति मिले, घुटन ना हो और उनका काम करने का मन हो। ठीक है, इससे मानव कारक इंजीनियरिंग, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग या आर्गोनॉमिक्स, ठीक है, एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, जहाँ मशीनों और इमारतों को इंसानी व्यवहार और आराम के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह से इससे जुड़ा है। ठीक है, कार्यरत मनोविज्ञान जो रहता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। आजकल जो मनोवैज्ञानिक है केवल लेबोरेटरी या रिसर्च तक सीमित नहीं है, वे समाज में रहकर लोगों को जीवन की समस्याओं का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए ट्रेनिंग या थेरेपी देते हैं। इससे ठीक है, इस पूरे काम को मानव सेवा क्षेत्र, जो ह्यूमन सर्विस एरिया कहा जाता है, ये भी एक साइकोलॉजी का है। ठीक है, तो जैसे एनजीओ वगैरह खोलते हैं ना। आपकी किताब के अनुसार जो ये बुक है हमारी एनसीईआरटी की, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नैदानिक मनोविज्ञान जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये काम उन लोग, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक उन लोगों की मदद करते हैं जो गंभीर व्यवहारिक, मानसिक और जैसे कि जो गंभीर हमारे बिहेवियर, मेंटल और हमारी जो इमोशनल समस्या है उससे जूझ रहे होते हैं। ठीक है, तो मानसिक जो व्यक्ति यहाँ पे समस्या दी गई है, मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, फोबिया है, ठीक है, इन सब को दूर करने के लिए जो कार्यस्थल में आने वाला बाहरी तनाव जो हमारे को रहता है, ठीक है, तो उसको, डिप्रेशन जो रहता है, ओवरकम करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। ठीक है, कहाँ काम करते हैं ये देखिए, ये हॉस्पिटल में करते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होते हैं इसके लिए, और सामाजिक संगठन एनजीओज होते हैं, एनजीओ में काम करते हैं। आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अपना क्लिनिक खोल के, तो वहाँ जाके जो जिनको भी ये इशू आ रहा होता है वो अपना इलाज करा सकते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका बता रहे हैं ये मरीजों की समस्या जानने के लिए उनका इंटरव्यू लेते हैं, पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। ठीक है, ताकि उनका उपचार और जो पुनर्वास है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन किया जा सके। ठीक है, आज की डेट में जो नशे की लत है युवाओं में, इसके लिए बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए, तो उसमें भी हमारे जो काउंसलर है वो काम करते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर दोनों ही। तो यहाँ पे
उद्बोधन मनोवैज्ञानिक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, दो। इसमें इसे क्या कहते हैं, काउंसलिंग। देखिए ये उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें कोई गंभीर मानसिक बीमारी तो नहीं होती, बल्कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ठीक है, उसको मोटिवेशन या फिर इमोशनल समस्याओं से परेशान होता है, उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे काउंसलर उनकी मदद करते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है ये सब कुछ, ठीक है। तो यही सब कुछ, लेकिन जो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होते हैं, तो क्लिनिकल जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो रोगियों की तुलना में थोड़ा कम घातक होता है हमारा काउंसलिंग जो रोगी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक दिया गया है। देखिए कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या होती है, जो आपकी ठीक है, अ, ये किसी एक व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाय पूरी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उस पर काम करता है। ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामुदायिक ठीक है, सामुदायिक योजनाएं बनाते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं किसी समुदाय में। जैसे कोई भी यू नो धारणाएं होती है, ठीक है, कुछ कुरीतियाँ होती है, उसको दूर करना है, तो उसके लिए ये हमारे जो सामुदायिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इस पे काम करते हैं। विद्यालय मनोविज्ञान आपने को पहले ही हमने बताया, एजुकेशनल और स्कूल साइकोलॉजी होती है, किस तरह से बच्चों को वहाँ पे, ठीक है, जो बच्चे होते हैं स्कूल में और किसी को कोई इशू आ रहा है, स्कूल में काउंसलर होते हैं, लेकिन जो कुछ स्कूल जो साइकोलॉजिस्ट केवल टेस्ट लेते हैं, जैसे जबकि कुछ बच्चे के टेस्ट के परिणाम के आधार पर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के जो पढ़ाई में कोई इशू आ रहा है या क्यों इशू आ रहा है, तो इसमें टीचर्स और पेरेंट्स के बीच इंटरेक्शन करवाते हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट कराते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, ये हमने पहले ही बताया है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों और संगठनों में कर्मचारी और अधिकारियों के व्यवहार को समझते हैं, ठीक है। तो ये HR डिपार्टमेंट में मेन रहते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। तो ये मानव संसाधन विकास भी यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये मानव संसाधन विकास या टीम भावना बढ़ाने या कर्मचारियों को परामर्श देने और कंपनी के भीतर बदलाव या प्रबंधन में काम संभालते हैं कौन, जो ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो दैनंदिन जीवन, ठीक है, जो यहाँ पे ये डेली लाइफ में जो डेली जो हमारी लाइफ है उसमें मनोविज्ञान का क्या इफ़ेक्ट हम देखते हैं। मात्र देखिए ये सिर्फ एक हाँ विषय नहीं है साइकोलॉजी, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे उपयोग है। हमें ऐसे नहीं है कि आपने 11th क्लास में आपने सिर्फ सब्जेक्ट ले लिया है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, इसके लिए नहीं है ये, ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है साइकोलॉजी। जैसे कि मनोविज्ञान केवल आप क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप इसे अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। यह असल दुनिया में इंसान द्वारा ठीक है सामने की जाने वाली अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके वैज्ञानिक समाधान प्रदान करता है साइकोलॉजी। व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं का समाधान कैसे होता है, यह हमारी पूरी तरह से, ठीक है, व्यक्तिगत या निजी जो समस्या है उसको सुलझाने में मदद करता है। किताब में देखिए जो इसमें दिए गए हैं कुछ एक उदाहरण यहाँ, जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, किसी लड़की का अपने जो उनका शराबी पिता रहता है, अल्कोहलिक फादर है, की स्थिति और उसके व्यवहार का सामना कैसे करना होता है व्यक्ति, ठीक है, जो लड़की हो खुद को कैसे सशक्त करे, ठीक है। और या किसी माँ का अपने जो समस्याग्रस्त बच्चे की दिक्कतों को संभालना, अगर बच्चे में कोई चैलेंज्ड चाइल्ड है, ठीक है, कोई इशू है उसको, तो फिर उसको, ठीक है, कैसे उसके साथ जो अपनी फीलिंग्स है या अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में, ठीक है, पृष्ठभूमि में मदद एट फैमिली लेवल, पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मनोविज्ञान की अहम भूमिका है। वैसे भी आजकल जैसे आजकल मैरिज काउंसलिंग करवाते हैं, कोई, ठीक है, पार्टनर वगैरह में इशू आता है तो मैरिज काउंसलिंग होती है, बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है तो भी, ठीक है, फैमिली काउंसलिंग होती है कि क्या घर का कोई माहौल इस तरह का है कि बच्चों में दिक्कत आ रही है, तो ये सब कुछ यहाँ पे पारिवारिक झगड़े सुलझाए जाते हैं। अगर उन झगड़ों की वजह से बच्चों पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो सबसे पहले उसमें फैमिली काउंसलिंग की जाती है। बड़े समूह और समुदाय का परिवेश में उपयोग, ठीक है, जैसे बड़ी कम्युनिटी होते हैं, अगर दो समूह हैं उनके बीच किसी चीज़ को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पे जैसे कुछ एक टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं उनका क्या, ठीक है, माइंड सेट रहता है किसी चीज़ के पीछे, तो उसको समझना, उसको
ओवरकम करना, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे साइकोलॉजी का यूज़ होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साइकोलॉजी यूज़ होता है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक देश और दुनिया की बड़ी नीतियाँ बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे शिक्षा में, एजुकेशन में देखिए कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में भी जो साइकोलॉजी, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चों को सीखने के तरीकों को बेहतर बनाने में साइकोलॉजी काम में आती है। स्वास्थ्य में भी आ रही है, पर्यावरण में, सामाजिक न्याय में ऑलरेडी हमने बताया है, महिला एवं विकास के लिए भी हमने बताया है, और अंतर समूह के संबंध, इंटर ग्रुप रिलेशन में भी, जो जैसे कि अलग अलग जातियाँ, धर्म और समूह के बीच आपसी टकराव या दंगे कम हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे साइकोलॉजी यूज़ में लाई जाती है। तो हमारा जो ये चैप्टर फर्स्ट था ये कंप्लीट हो चुका है पूरा, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया हमने पूरा कवर किया है, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो चैप्टर 2 का रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालती रहूँ आपको दिखे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।